चैनल लर्निंग विद शीतल व्यास। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिसाइड किया था, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि चार्ज जो होते हैं या फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है या फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्यों होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करता है। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो एटम होता है जिसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जहाँ प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बाहर की तरफ होते हैं ऑर्बिट्स जिसमें चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस कि जब सेम चार्जेस होते हैं तब उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, लेकिन जब ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अब मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ समझने के लिए बनाए, सो डोंट काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो प्रोटॉन होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, और आप जानते हैं कि जैसे जैसे प्रोटॉन से इन इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होता जाएगा। ऐसा हमें किसने समझाया था? ऐसा हमें समझाया था कूलम ने। कूलम ने बोला था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे फोर्स जो है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही फोर्स भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। अगर मैं बात करूँ इस इलेक्ट्रॉन की, कंपैरिजन करो इससे, मैं इसे 1 नाम देती हूँ या ए बोलते हैं, इसे बी और इसे सी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ए का डिस्टेंस है प्रोटॉन से वो कम है, बी का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और सी का डिस्टेंस और कम है। तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होती है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनके ऊपर प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लगता है एज कंपेयर टू दीज इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ी सी एनर्जी गेन करते ही फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए इंटर एटॉमिक स्पेस में। हम सभी को पता है कि जो सॉलिड होते हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं, और वो जो एटम होता है, सॉलिड लिक्विड गैस एनी मटेरियल, वो एटम से ही बना होता है। लेकिन सॉलिड में जो होते हैं इनकी जो है एक स्पेशल पैकिंग होती है। ये आप सभी को पता होगा, आपने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि एटम्स जो होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं किसी भी सॉलिड में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी मेटल की, सपोज हम बात कर रहे हैं कॉपर की, और आप सभी जानते हैं कि कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2, 8, 18 एंड 1। तो इसका ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने के लिए फ्रीली मूव कर सकता है वो। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इंटर एटॉमिक स्पेस, ये आप देख रहे हैं ना, हर एक एटम के बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस के बीच में मूव करता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एटम से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ, इस तरह से एक एटम से दूसरे एटम के पास मूव करता रहता है इस पूरे सब इंटर एटॉमिक जो स्पेस होता है उसके अंदर। अब ये जो मूव कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यही एक फ्लो है। ये क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम देते हैं दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैं इसे चार्ज भी कह सकती हूँ बिकॉज इलेक्ट्रॉन भी, हम जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द मेन थिंग इज द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अभी हमने देखा कि वो क्या होता है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीली मूव करना जो है वो कहलाता है फ्लो ऑफ चार्ज। आई होप यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब आप सभी जानते हैं रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर से, अब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं उसे हम बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल हम इसको मेटल से समझ लेते हैं। तो किसी भी वायर या किसी भी मेटल वायर में से जो पर सेकंड, क्योंकि हमें टाइम का रेफरेंस देना है और हमें फ्लो निकालना है, उसकी रेट निकालनी है फ्लो की, तो दैट विल बी पर सेकंड।
टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है। तो पर सेकंड जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं I से। सो I इज इक्वल टू चार्ज कितना है Q और टाइम है T। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ तक हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी जो रेट होती है, यानी पर सेकेंड किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ये कोई भी वायर है, हम अगर इसको कॉपर वायर माने तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, यानी इसका ये जो, अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो इसकी क्रॉस सेक्शन हमें ऐसे दिखेगी। इस क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में फ्लो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो अगेन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, एम्पियर भी एक वेल नोन साइंटिस्ट है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ तक एक बार खत्म करते हैं कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। हमने चार्ज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है, हमने ये भी पढ़ा कि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज जो होता है वो पार्टिकल के थ्रू, जो चार्ज पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफर होता है। लेकिन हमने अभी तक चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं पढ़ा कि चार्ज का आखिर मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले समझने की बात कि चार्ज की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होती हैं, जनरली वैल्यूज़ हमें क्वेश्चंस में दी होती हैं, बट ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो चार्ज होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। तो अब अगर हम इस चार्ज बॉडी की बात करें, ये एक चार्ज बॉडी है जिसका टोटल चार्ज है Q। आप कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। तो इसका जो चार्ज है टोटल वो है Q, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो है N। N इज इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कैन यू टेल मी कि अगर इसमें N इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा। दिस इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। अगर इस बॉडी पे चार्ज है Q, इसमें N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मुझे दिया हुआ है, तो क्या मैं पता नहीं लगा सकती कि किस पे टोटल चार्ज कितना होगा। डेफिनेटली मैं पता लगा सकती हूँ, और वो कैसे, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ द चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। मुझे टोटल चार्ज निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, और अब मेरे पास आ गया इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई E। E इज द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हम पता लगा सकते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बहुत ही सरलता से, बहुत ही इजीली हम ये पता लगा सकते हैं। कैसे, लेट मी राइट डाउन। अभी हमने देखा that Q is equal to N multiplied by E. E is the charge present on a single electron. So let me write E is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। और Q कितना पता है मुझे, अभी हम क्या निकालने वाले हैं कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So let us write down 1 कूलम is equal to N multiplied by 1.6, थोड़ा इधर लिखते हैं। सो 1 कूलम इज इक्वल टू, मैंने Q की वैल्यू लिख दी 1 कूलम, एंड जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, देन मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज देयर, N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। इफ यू कैन सी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने RHS से LHS की वैल्यू को
जस्ट इधर ले लिया है। तो अब मेरे पास आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम में कितने होंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो n इज इक्वल टू आता है 625 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो +19, और आई कैन से दैट n इज इक्वल टू 6.25, और लेट अस टेक 6 ओनली इंटू 10⁻, इसको 6 ले लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8। इस तरह से आपके पास जो है वो टोटल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर होगा 0.265, सॉरी फॉर दैट। तो इसको जब आप 1/1.6 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻⁻19। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18। सो ये क्योंकि n है, डोंट फॉरगेट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ये नंबर है, दिस इज सिंपली अ मैथमेटिकल नंबर। मैंने क्या निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया है, और नंबर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, तो इसलिए ये है n इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 जो है, इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर। आई होप यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हमने निकाला है कि एक जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है, वो निकाल सकते हैं हम n मल्टीप्लाइड बाई ई से। फिर हमने निकाला कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलम चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब आगे हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि वापस एक बार, अब चार्ज की मैग्नीट्यूड को इतना समझने के बाद एक बार इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर वायर में से q कूलम का चार्ज फ्लो करता है, q कूलम क्या है, ये है चार्ज, q कूलम का जो चार्ज है वो फ्लो करता है t टाइम में, t इज द टाइम जिसमें कि वो फ्लो करता है, तो बहने वाला जो करंट है, द फ्लोइंग करंट I विल बी Q अपॉन T, और Q की दूसरी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, N इंटू E, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये दो हमारे पास अलग से फॉर्मूले आ जाते हैं, दैट इज Q अपॉन T चार्ज अपॉन टाइम एंड टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन अपॉन T। अब इसके थ्रू हम इसका SI यूनिट भी बना सकते हैं, वैसे I की SI यूनिट एम्पियर होती है, लेकिन अगर इसके थ्रू देखें तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम अपॉन सेकेंड, यानी हम कह सकते हैं कूलम सेकेंड इनवर्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये हो जाएगी कूलम सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट, और जिसको हम दूसरा क्या नाम हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसका नाम एम्पियर। एम्पियर जो थे वो कौन थे, एम्पियर एक बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के लिए बहुत सारा काम किया था, और इन्होंने जो काम किया था इलेक्ट्रिक करंट पे, न सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, तो इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर ही कहते हैं। अब हम निकालते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है, लेट अस फाइंड इट आउट। जैसा हमने 1 कूलम निकाला था, जब हमने पहले जो पढ़ा था कूलम का लॉ, तब हमने 1 कूलम निकाला था कि अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के जो चार्ज हैं, अगर वो एक किसी मीडियम में यानी स्पेशली वैक्यूम में रखे हों और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, और उन दोनों को जो फील होने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों, क्योंकि ये चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के और लाइक चार्जेस हैं, तो अगर इनके ऊपर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन है तो ये जो चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 कूलम होगा। ठीक उसी तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो हम सब कुछ नहीं करना है, हमें इनकी यूनिट को 1 बना देना है। कैसे, अगर हम I लिख देते हैं 1 एम्पियर, I इज इक्वल टू कितना है, 1 एम्पियर, Q इज इक्वल टू है 1 कूलम, और T इज इक्वल टू है 1 सेकेंड। ठीक है, और अब इस तरह से हम इजीली 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर किसी भी
वायर में से यानी किसी भी कंडक्टर वायर में से अगर 1 कूलम का चार्ज उसके क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है तो उस करंट को क्या कहते हैं, फ्लोइंग करंट को हम 1 एम्पियर कहते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, अगर किसी भी कंडक्टर वायर में से 1 सेकंड में उसके क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो उसमें फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो 1 एम्पियर होता है। तो इस तरह से इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि 1 कूलम का चार्ज है 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन में से। ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है उसमें से जो फ्लो करने वाला चार्ज है 1 सेकंड में वो कितना है, 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो करता है 1 सेकंड में। और तब जो बहने वाला करंट होता है वो कितना होता है, फ्लोइंग करंट होता है 1 एम्पियर का। एम्पियर जो है उसकी स्मॉल यूनिट भी होती है। एम्पियर की स्मॉल यूनिट होती है मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर की जो वैल्यू होती है, मिली की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 रेज़ टू द पावर -3। तो ये होता है 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पियर। और दूसरा होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर जो है उसमें माइक्रो की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -6। तो ये होता है 10 रेज़ टू द पावर -6 एम्पियर। ये कुछ भी नहीं है, एम्पियर की एकदम स्मॉलेस्ट जो है वो वैल्यू है। अगर कोई जो करंट है वो इतना कम मैग्नीट्यूड का है यानी 10 रेज़ टू द पावर -3 के जितने मैग्नीट्यूड का है तब उसकी वैल्यू होगी मिली एम्पियर। और अगर कोई उससे भी कम यानी कि 10 रेज़ टू द पावर -6 जितना है तो उसकी वैल्यू होगी माइक्रो एम्पियर। अब मैंने आपको ये तो कह दिया कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और उसकी वजह से जो है और किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन में से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट जो है वो जनरेट होता है या करंट फ्लो करता है। तो अब हम बात करते हैं इस एक क्रॉस सेक्शन की। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके अंदर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते होंगे 1 सेकेंड में। अगर Q चार्ज है और अगर Q की वैल्यू 1 कूलम है तो आप इजीली मुझे बता सकते हो कि मैम इसमें से 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि Q जो है उसकी वैल्यू है N इंटू E, और अगर Q इज इक्वल टू 1 कूलम है तब हमने निकाला था कि, और अगर E की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 है, तब हमने क्या निकाला था कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकलेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना होता होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना अब तक जो साइंटिस्ट ने मेजर किया है तो वो 1 मीटर पर सेकेंड होता है। रियली वेरी स्लो मूविंग। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ही स्लोली मूव करते हैं, ऐसा नहीं है कि फास्ट मूव करते हैं। लेकिन आप जब भी कभी किसी भी पिन को, किसी भी सपोज अप्लायंस की हम बात करते हैं चार्जर की, आपने अपने मोबाइल के चार्जर में चार्ज किया, जो सॉकेट है उसमें मोबाइल के चार्ज में उस वायर को डाला यानी केबल को प्लग इन किया, फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक स्विच था उसमें प्लग इन किया और आपने स्विच ऑन किया। तो आपको क्या लगता है स्विच ऑन करने के कितनी देर के बाद वो जो करंट है वहां तक आपके मोबाइल तक पहुंचेगा? विदाउट एनी टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं कि विद इन नो टाइम वो करंट सीधा ही आपके मोबाइल में पहुंच जाता है और आपका मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये स्पीड कहाँ से आती है? और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी एलिमेंट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो क्या उनका फ्लो इतना आसान होता है? अब आप देखो एक ट्रैफिक से भरी रोड है, ये एक रोड है जिसमें इतनी सारा ट्रैफिक जा रहा है, यानी आप समझ लो कि ये सारी जो है जो हमने सर्कल बनाए एक्चुअल में ये एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप मानो कि एक रोड है जिसके ऊपर इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, इतनी सारी कार्स, बाइक्स या एनीथिंग, कोई भी व्हीकल चल रहा है। ऐसे में अगर आपको मैं इसके बीच में से निकल के जाने को कहूँ तो क्या आप इजीली निकल पाओगे? बिना किसी से टकराए आप जा सकोगे? नहीं जा पाओगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी कभी यहाँ टकराएगा, कभी वहाँ टकराएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? उसका मोशन एक रैंडम मोशन होगा। हम उसको कहते हैं ड्रिफ्ट मोशन। क्या कहते हैं उसको?
ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं। तो किस तरह से वो मूव करता है ये हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो करते हैं ड्रिफ्ट मोशन। कैसे करते हैं? सपोज मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मैं इसका मूवमेंट इस कॉर्नर से देख रही हूँ, तो ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ टकराता है, फिर यहाँ टकराता है, फिर यहाँ टकराता है, फिर यहाँ टकराता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से टकरा रहा है? किसी न किसी एटम से। अब ये भी अभी हमने देखा कि किसी भी वायर के अंदर ट्रैफिक बहुत हैवी है, वहां पर बहुत सारे एटम्स हैं, और ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्योर मेटल है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज हो, यानी फॉरेन पार्टिकल भी प्रेजेंट हो। तो इलेक्ट्रॉन को टकराने में बहुत सारे उसको टकराने के चांसेस मिलेंगे। टकराना मतलब कोलिजन करना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इन एटम्स के साथ कोलिजन करेगा। अब कौन कौन से चांसेस है कोलिजन के? सबसे पहला चांस तो है खुद जो मेटल है उसके एटम्स, मेटल के जो इटसेल्फ हम कह सकते हैं नेटिव जो एटम्स हैं उसके, यानी इस मेटल में जो प्रेजेंट है। फिर फॉरेन एटम्स, जो फॉरेन एटम्स हैं वो उनसे भी टकराएगा। और कौन और किससे टकराएगा? इलेक्ट्रॉन खुद से भी टकराएगा। एक अकेला इलेक्ट्रॉन तो मूव कर नहीं रहा, यहाँ पर टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर टकराएगा मेटल की सरफेस से, मेटल की सरफेस से भी टकरा जाएगा ये। तो इसका मतलब कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन भले कितनी कोशिश करे कि वो फ्रीली मूव करेगा, बट इज इट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रीली? जबकि इतने कोलिजन हो रहे हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन देख भी नहीं सकता, तो वो तो पता नहीं कितने जनों से टकराएगा। वो कभी खुद के एटम से टकरा जाएगा जो कि उसके उस मैटर में प्रेजेंट है, वो पास में चलने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, वो मैटर की सरफेस से टकरा जाएगा, या वो किसी फॉरेन एटम से टकरा जाएगा। तो ये जो कोलिजन हो रहा है, इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, जो मूवमेंट का पाथ है, वो एकदम रैंडम हो जाएगा, एक ड्रिफ्ट पाथ उसका बन जाएगा। इसकी वजह से ही उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है। तो फिर अब सोचने की बात ये है कि इस ड्रिफ्ट मूवमेंट के कारण तो हम कह ही नहीं सकते कि फ्लो ऑफ चार्ज इतना स्पीडी है कि जैसे ही हमने दो वायर को ज्वाइन किया, करंट इधर से इधर आया और तुरंत पास हो गया। यानी कि सोर्स से वायर में करंट आने में तो टाइम लगना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सपोज करिए ये एक बड़ा सा मैदान है और ये एक दूसरा मैदान है। दो मैदान है हमारे पास, और जहां पर हम अभी टॉर्टोइज की रेस करते हैं, क्योंकि टॉर्टोइज सबसे स्लो चलता है, तो हम टॉर्टोइज की यहाँ पर रेस करते हैं। मैं जो क्रॉस बना रही हूँ आप समझिए कि वो टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज की पिक्चर नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस वाले मैदान में कुल टोटल 4 टॉर्टोइज ने रेस लगानी स्टार्ट की। अब यहाँ पर टी टाइम में पहुंचने वाले टॉर्टोइज की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 टॉर्टोइज यहाँ पर टी टाइम में पहुंच सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैंने इन चारों टॉर्टोइज की रेस लगाई तो मैंने क्या एज्यूम किया कि ये चारों ही टॉर्टोइज जो है वो रेस कंप्लीट करने में टी टाइम यूज लगाते हैं। तो इसका मतलब टी टाइम में यहाँ पर कितने मैक्सिमम टॉर्टोइज पहुंच सकते हैं? 4। 4 से ज्यादा तो टॉर्टोइज रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 4 टॉर्टोइज ही पहुंच सकते हैं। लेकिन अब मैंने दूसरा एक अजम्पशन किया कि मेरे पास टॉर्टोइज का नंबर जो है ना वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब मिलियंस ऑफ टॉर्टोइज हैं। इतने टॉर्टोइज हैं कि मैं उन्हें काउंट भी नहीं कर सकती। अब आप सोच के देखो, ये भी टी टाइम में ही रेस कंप्लीट करते हैं, तो टी टाइम में यहाँ पे पहुंचने वाले टॉर्टोइज का नंबर कितना होगा? अगर ये मिलियंस ऑफ टॉर्टोइज है तो यहाँ पर पहुंचेंगे तो कितने टॉर्टोइज मुझे मिलेंगे टी टाइम में? मिलियंस ऑफ टॉर्टोइज मुझे यहाँ पर मिलेंगे। और हमने देखा है कि एक कूलॉम चार्ज जो होता है वो मिलके बना होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से। गॉट इट?
कि यहाँ पर रेस लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 6 × 10⁻18। तो अगर ये 30 टाइम भी लेते हैं यानी 1 सेकेंड भी लेते हैं इस डिस्टेंस को पूरा करने में, तो हर 30 सेकेंड में मुझे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फिनिश पॉइंट पे मिलेंगे। लेट मी क्लियर इट अगेन। अगर किसी मैदान में, अगर किसी फील्ड में, रेस फील्ड में दौड़ने वाले टॉर्टॉइस का नंबर बहुत कम है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो बहुत कम है, अगर वो टी टाइम लेते हैं इस रेस के फिनिश पॉइंट तक पहुंचने में, तो जो लास्ट पॉइंट होगा यानी टी जो टाइम होगा उसमें पहुंचने वाले टॉर्टॉइस का नंबर बहुत कम होगा, क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाले टॉर्टॉइस या इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन एक्चुअली हमें मालूम है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 कूलम चार्ज में। ये 1 कूलम नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न कि चार्ज। तो हमें पता है कि हमारे पास 1 कूलम चार्ज में ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट है वो ड्रिफ्ट मोशन की वजह से नहीं है, इलेक्ट्रॉन के रैंडम मूवमेंट की वजह से नहीं है, बल्कि एक साथ इतने इलेक्ट्रॉन के टी टाइम में इस डिस्टेंस को कवर करने की वजह से है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इतना स्लो, इतना रैंडम होते हुए भी, इतने कॉलिजन होते हुए भी क्यों इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इतनी जल्दी फ्लो करता है, यानी उसकी स्पीड इतनी हाई क्यों है। तो अब तक हमने जो समझा एक बार उससे रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने इस चैप्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा या फ्लो ऑफ चार्ज देखा कि फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी की वजह से थोड़ी सी एनर्जी पाते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं, और उसी की वजह से फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन होता है। उसकी जो रेट होती है यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और जो अगर हम इसको कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, कूलम पर सेकंड जो है वो इसकी यूनिट होती है। और फिर हमने ये देखा था कि क्योंकि Q = कितना होता है, एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, n, तो टोटल चार्ज होता है n × E/T। ये भी एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम एक और चीज देखते हैं, फिर हमने ड्रिफ्ट मोशन भी देखा, जो भी जस्ट हमने देखा कि जो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट मोशन करते हैं। अब मैंने 2-3 बार ये कंडक्टर वर्ड यूज किया तो इसे समझना थोड़ा जरूरी है। अब क्या होते हैं कंडक्टर्स? कंडक्टर्स का मतलब होता है एक वायर है, हम एक इस वायर को एज्यूम करते हैं, और ये जो वायर है अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, इसके पास कोई रुकावट नहीं है। ये कहता है भाई आप जाओ, कोई भी चेक पोस्ट नहीं है मेरे पास, तुम आसानी से मेरे अंदर से निकल सकते हो, यू कैन पास थ्रू इजीली। क्या है यहाँ से, क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे फ्री मूविंग जो चार्जेस होते हैं या फ्रीली मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे। तो जब फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तभी जो है करंट फ्लो हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं, या हम कह सकते हैं जिनके पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और जो करंट को फ्लो होने देते हैं, इजीली फ्लो होने देते हैं, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है। तो फिर इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स जस्ट कंडक्टर का ऑपोजिट होते हैं, यानी इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्यों नहीं है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका भी एक रीजन होता है। अब हम एक बार पहले हम कंडक्टर का
आप लोगों को मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बता दिया था कि कंडक्टर्स के अंदर इस तरह से एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इन एटम्स के जो सब एटॉमिक स्पेस होते हैं, सब एटॉमिक स्पेस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स में जो कि करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, उनमें सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है। उनमें क्या होता है कि इनके जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो पास वाले एटम के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। उसकी वजह से इनके पास जो बाहर के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। एक बार इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके देखते हैं हम। कुछ इस तरह से कह सकते हैं हम, ये एक एटम है। सपोज इसके पास बाहर की तरफ, ये सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल मैंने बनाया है इस एटम का, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। यहीं पर पास में एक और एटम प्रेजेंट है जिसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं तो हमें और इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे चारों तरफ से ये पैक होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इन एटम्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, अब आपको पता है ना, कोई भी काम हम कब करते हैं? जब काम करना बहुत आसान होता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में, सबसे छोटी बनाई है मैंने, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था और उसके लिए बहुत इजी था। उसके लिए क्यों इजी था? कि अगर वो इस एक आउटर मोस्ट शेल के इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता है तो कम एनर्जी में उसका काम हो जाता है, उसका ये बाहर वाला शेल भी खत्म हो जाता है, उसके शरीर का जो है वजन भी बेचारे का कम हो जाता है और अब वो इजीली कॉपर प्लस की फॉर्म में रिएक्शन कर सकता है। यानी उसके लिए ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देना ज्यादा आसान था। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम किसी इंसुलेटर की बात करें, ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। इस इंसुलेटर में अगर आप देखें तो बाहर वाले जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके लिए इन सब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना आसान सा रास्ता चुना जाए, तो इसने ऐसा ही एक आसान रास्ता चुना। इसने कहा चलो भाई मिलजुल के रहते हैं। इसलिए इसने क्या किया, इसने अपने पास वाले जो एटम था एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लिया। जब इसने इसके साथ शेयर किया तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ जो एटम था, उसने सोचा चलो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी क्या करता हूँ, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता हूँ। जब उसने ऐसा सोचा तो इधर वाले में भी ऐसा ही कुछ हुआ और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये इधर वाले एटम के साथ, ये इधर वाले एटम के साथ, ये इधर वाले एटम के साथ, और इस तरह से इनका जो ऑक्टेट कंप्लीट करने का जो सपना होता है वो पूरा हो जाता है। कैसे? अब आप काउंट कर लो, इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 2, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे इसके पास। हम सिर्फ इस पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर एक एटम की बात करें तो आप देखिए अब इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से इसने अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लिया है। उसी तरह से सारे जितने भी एटम्स हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की कोई भी उम्मीद आपको नजर आती है कोई चांस कि कोई इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएगा? नॉट एट ऑल। और जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो भैया करंट आएगा कहाँ से? यहाँ पे करंट था क्योंकि कॉपर को बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दे देने में ही भलाई नजर आई। उसको क्या करना पड़ता, वरना आप सोचो अगर इसको इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता तो क्या कोई इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देता? 8 एटम से इसको चारों तरफ से घिरना पड़ता, और वो भी कब पूरा होता, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयरिंग करते। तो कितना मेहनत का और कितना मुश्किल काम होता। तो उसने कहा इससे तो अच्छा ऐसा है ना, बेटर है मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता हूँ। रिलीज करने से मेरे बाहर वाला ये जो बिना मतलब का मेरी बॉडी के ऊपर भार है वो भी खत्म हो जाएगा, मैं कॉपर पॉजिटिव बन जाऊंगा और एक ही मिनट में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
और मेरे को मेरी स्टेबल कंडीशन भी मिल जाएगी। तो इस तरह से कॉपर जो है उसने क्या बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके कॉपर प्लस बनाया, और वो जो रिलीज किया था इलेक्ट्रॉन यही फ्लो कर रहा है। और इसीलिए कंडक्टर्स जो होते हैं कॉपर की तरह दूसरे मेटल्स में भी ऐसी ही कंडीशन होती है और इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। इसलिए कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं, जबकि इंसुलेटर में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और हर एक एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई भी चांस नहीं रह जाता है। आई होप यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं थी, एकदम बेसिक सी बातें हैं, एकदम छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप कॉमन सेंस के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अगर सारी चीज़ों को आपने पैक कर रखा है तो फ्री करने वाला कोई है ही नहीं, फ्रीली कौन घूमेगा। अगर कोई आपको चारों तरफ से पकड़ के रखे तो आपको छूट के जाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कोई फ्रीली छोड़ दे कि जाओ भाई तुम खेलो, तो आपको जाना कितना आसान होगा। यही कंडीशन है कंडक्टर और इंसुलेटर की। आई होप यहाँ तक की स्टोरी आप सभी को समझ में आई होगी कि किस तरह से इंसुलेटर और इंसुलेटर और कंडक्टर्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, और क्यों होता है ये डिफरेंस। क्योंकि इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके पास कोई भी फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। जबकि कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो इजीली फ्री हो जाता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो इंसुलेटर्स में भी है, लेकिन इंसुलेटर्स अपने जो आउटर मोस्ट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे नेबरिंग एटम के साथ क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग की वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए नहीं रहता, जबकि कंडक्टर के पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयरिंग नहीं करता है, बल्कि उसको रिलीज कर देता है ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। तो यहाँ तक की स्टोरी अब यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।